नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां संसद के शीतकालीन सत्र की अब तैयारी हो रही है। दिल्ली से यह खबर 24 नवंबर को सुबह 11 बजे से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेता शामिल होंगे। इस बैठक में सत्र को सही से चलाने को लेकर भी चर्चा होगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक सर्वदलीय बैठक आहूत की गई है। 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में सत्र को सही से चलाने को लेकर चर्चा होगी। 2029 में संसद और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ाने जा रही है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार एक बड़ी बात हो सकती है, जहां 2029 में आम चुनाव और तमाम विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की दिशा के लिए सरकार कदम आगे बढ़ा सकती है। खबर है कि सरकार 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर सक्षम बिल पेश कर सकती है। विपक्ष खासकर कांग्रेस से बातचीत करके आम सहमति बनाने के प्रयास के बाद विधेयक पेश किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि संवैधानिक संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष और गैर एनडीए दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधेयकों को रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति की रिपोर्ट के साथ पेश किया जाएगा। समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की थी। विधेयक के पेश होने के बाद सरकार संसद में बहस शुरू करेगी, लेकिन व्यापक सहमति बनने तक मतदान को टाला जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंटने और कटने का नारा देने वाले खुद ही आपस में बंट गए। वहीं इंडिया गठबंधन के दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता पूरी मजबूती से चुनाव में साथ हैं। इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर उपचुनाव जीतेगा। उन्होंने कहा कि अब हार के डर से बीजेपी नेताओं ने झूठ फैलाना शुरू किया है। प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उपचुनाव से दूर हैं और जो बटेंगे तो कटेंगे कहकर प्रदेश की जनता को डरा रहे थे, आज उनके खुद के नेता चुनाव से दूर भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अकेले पूरे प्रदेश में चुनावी भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं बताते कि 9 सालों में बेरोजगारी, महंगाई, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़ गया। पेपर लीक और प्रदेश में अपराध का जंगल राज को बीजेपी ने बढ़ाया। जनता ने उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को जिताने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहने का उन्होंने आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। हमारी सरकार गृहमंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने ये बातें कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के अमोवा स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना में आयोजित सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और बेहतर खेल और संरचनाएं विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन का यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10 देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एकता, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है।
यह युवाओं को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाता है, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। छत्तीसगढ़ में हम लगातार खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे राज्य में अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना को भी हम छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू कर रहे हैं। तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भी मुख्यमंत्री स्वाय ने प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रजत पदक अर्जित करने वाले प्रतिभागियों को 2 करोड़ रुपए, तो वहीं कांस्य पदक जीतने वाले प्रतिभागियों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां अब उपचुनाव का जो शोर है वह थम गया है। 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार का जो अभियान चल रहा था तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, वह अब थम गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो चुनावी भोंपू था, या जिसे चुनावी बिगुल कहते हैं, वो अब शोर का बंद हो चुका है और अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया है। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी ने भी सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया है। हर एक पार्टी जीत का दावा कर रही है। 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से 9 सीटों पर मतदान होंगे। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार का शोर था वह थम गया। 20 नवंबर को, जैसा हमने आपको बताया, सुबह 7 बजे से 9 सीटों पर मतदान होगा। ये जो सीटें हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, इन जगहों पर मतदान होगा। इसके साथ ही करहल, कटेहरी, मझवा, फूलपुर और सीसामऊ में भी वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना होंगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, तो अब तो खैर परीक्षा की घड़ी आ ही गई थी। जितनी तैयारी करनी थी कैंडिडेट्स को वो उन्होंने कर ली। रिजल्ट और आकलन का समय अब जनता के हाथ में है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण होने वाला है यह 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव? बिल्कुल कुणाल, देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 9 सीट पर उपचुनाव है, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद एक ये बड़ा चुनाव माना जा रहा है। 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में प्रतिष्ठा सभी के दांव पर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, जो शायद एक लंबे अरसे के बाद इतने बड़े उपचुनाव में उतर रही है। मायावती को अपने खोया जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है। इस चुनाव से समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि वो अधिक से अधिक सीटें जीतकर 2027 के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत करेगा, जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। और सत्ताधारी बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि जो खराब प्रदर्शन पार्टी का 24 के लोकसभा चुनाव में हुआ है, उससे उभरते हुए पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी, ताकि एक संदेश अपने वोटरों को दिया जा सके। कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही कारण है कुणाल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अकेले उपचुनाव के 9 सीटों के लिए करीब 15 रैलियां, 15 जनसभाएं उन्होंने की हैं, जबकि अखिलेश यादव की बात करें तो 14 के करीब जनसभाएं अखिलेश यादव ने की हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव ये तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आनंद, चुनावी बिगुल का शोर तो खैर थम गया है और ऐसे में किस पार्टी ने ज्यादा ताकत झोंकी है? ग्राउंड पर क्या कुछ लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिलकर इस चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक तरफ और एनडीए एक तरफ। ऐसे में कांटे की लड़ाई है। ताकत किसके पास ज्यादा लगा है इस बार? अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि 9 सीटों का उपचुनाव है, जिसमें से अब ये आप कह सकते हैं कि इनमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास थी, जिनमें 5-4 पर भारतीय जनता पार्टी और एक पर 3 पर भारतीय जनता पार्टी, एक पर निषाद पार्टी और एक पर आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी कुणाल, इनका कब्जा था।
यही गठबंधन एक बार फिर से मैदान में है, जबकि बाकी की जो सीटें थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में थी। तो मुकाबला बराबरी का है। अगर आप मैदान में प्रयास की बात करें, प्रचार की बात करें, तो भी किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व संभाला है और उनके पीछे सभी एक एक सीटों के लिए 3-3 मंत्रियों को प्रभार दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। उसके पीछे पार्टी के पदाधिकारी लगाए गए। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने जितना हो सकता था, जितनी जमीन कवर करनी थी, सारी जमीन कवर की है। और ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा प्रदर्शन करना इस चुनाव में। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यादव परिवार का, यानी जो सबसे बड़ा सियासी परिवार है, उसके सभी लोग इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। चरहल जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, गढ़ माना जाता है। डिम्पल यादव वहां पर लगातार मौजूद रहे। इसके अलावा अखिलेश यादव बार बार वहां पर जाते रहे हैं। तमाम जो दूसरी सीटें हैं, चाहे सीसामऊ की सीट जो कानपुर की है, जो इरफान सोलंकी जेल में बंद है, उनकी पत्नी को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, उस पर समाजवादी पार्टी ने पूरा दम लगाया है। कुंदरकी की बात करें तो मुगल राणा जहां से समाजवादी की उम्मीदवार है। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। और यही मैं कह रहा हूं बार बार कि ये जहां के जो नतीजे आएंगे 2027 पे कुणाल बात जरूर असर डालेंगे। एक मैसेज जाएगा 2027 के लिए तैयारियों को लेकर और इस चीज को लेकर कि किस पार्टी का जनाधार कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है आपने आनंद, और बिल्कुल सही बात है। ताकत तो तमाम पार्टियों ने झोंकी है, लेकिन अब जीत की चाबी जनता के हाथ में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक खबर आ रही है, जहां बलरामपुर और झारखंड की सीमा पर स्थित सामरी पाट इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाने के लिए यहां नक्सलियों ने आईईडी को प्लांट किया था, जिसे समय रहते सुरक्षा बलों के जवानों ने बरामद किया। फोर्स ने समय रहते माओवादियों की साजिश को विफल कर दिया, नहीं तो धमाके से एक बड़ी क्षति हो सकती थी। सुरक्षा बलों के जवानों ने बलरामपुर झारखंड बॉर्डर पर सघन सर्चिंग अभियान चला रखा है। यहां सर्चिंग के दौरान फोर्स की टीम को सामरी के पुंदाग इलाके में एक आईईडी मिला। इस आईईडी को नक्सलियों ने सड़क के किनारे जमीन में प्लांट कर रखा था। आईईडी को जब्त करने के बाद फोर्स की बीडीएस टीम को बुलाया गया और आईईडी को डिफ्यूज किया गया। बम निरोधक दस्ते के जिला प्रभारी मंजीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने आईईडी को डिफ्यूज किया। बलरामपुर के एएसपी विश्वदीपक त्रिपाठी ने इस घटना की पुष्टि की है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। यहां पर भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जितने भी सीट्स बचे हैं उन पर वोटिंग के लिए उसके पहले प्रचार प्रसार का शोर थम गया। आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच बहुत दिलचस्प मुकाबला है। तो यह बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां अब चुनावी बिगुल का शोर थम गया है और अब 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 को नतीजे आ जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के जो दूसरे और इस अंतिम चरण में 38 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसके लिए प्रचार अवधि अब समाप्त हो गई है। सोमवार शाम 5 बजे से सभी विधानसभा क्षेत्रों में साइलेंट पीरियड लागू हो गया है। इस अवधि में प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों को प्रचार की अनुमति नहीं होगी। हालांकि प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार जरूर कर सकेंगे। तो यह बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर अब वहां पर जितने भी सीट्स बचे हैं उसके लिए जो चुनाव होने हैं उसके लिए शोर प्रचार प्रसार का थम गया। विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 1.23 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम स्वाभाविक सी बात है किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, झारखंड की सियासत के लिए अब अग्नि परीक्षा की अंतिम घड़ी आ गई है, क्योंकि अब चुनावी प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। ऐसे में किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, किसने ज्यादा ताकत झोंकी है, क्योंकि अब तो चुनावी बिगुल का शोर थम गया, अब मतदान होने हैं और उसके बाद नतीजे। समय बेहद कम, सारा सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। अजय। हाँ देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि अभी जो है वो अब जो है
है अंतिम चरण का, यानी 2 चरणों में जो झारखंड के जो चुनाव होने थे, तो 38 विधानसभा सीटों पर कल चुनाव होंगे। और ये जो है अभी जो है वो साइलेंट पीरियड जिसको कहा जाता है, कि मतलब बिल्कुल वो कल से जो है शाम को 5 बजे से ही प्रचार प्रसार बंद हो गया है। अब जो प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मैन टू मैन मिल रहे हैं, और अपनी जो है वो दोनों पार्टियां यानी इंडी गठबंधन और एनडीए, ये दोनों ही लोग अपने प्रत्याशियों के लिए जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो हैं जो बड़े जो स्टार जो थे, जो यहाँ आए हुए थे, जो प्रचारक जो थे वो आए हुए थे, अब वो जो है वो शतरंज के बिसात पर जो है वो गोटियां बिछा रहे हैं कि कौन किसके साथ कहां पर वोट डाला जाएगा, कैसा वोट डाला जाएगा। क्योंकि ये जो इलाका जो इस बार का जो है वो निर्णायक साबित होगा, इसलिए कि इसमें जो पिछले बार से जो है जो वो भाजपा जो है से लगभग 19 सीटों पर जो है सो जीती थी। तो ये जो है तमाम जो ऐसा प्रयास रहेगा, ये जो अंतिम चरण का जो चुनाव का जो परिणाम होगा, या अंतिम चरण का जो चुनाव का जो है वो लगभग झारखंड की दिशा और दशा तय करेगी। क्योंकि ये जो है ये प्रत्याशी जो है डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे लोग, जो है उनके जो प्रत्याशी जो है रात भर, कल की रात में है बताऊं कि जो है 2-3 प्रत्याशी जो है 2:30 बजे रात तक लोगों से मिलते देखे गए थे। यानी कि जो है प्रत्याशी को अब लग रहा है कि ये जो है अंतिम पीरियड है, यानी ये जो अंतिम पीरियड है आज के ही, क्योंकि आज शाम तक की जो जितनी तैयारी हो सके। दूसरी तरफ जो मतदान की जो है वो पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। सरकार जो है और केंद्र सरकार के जो अर्धसैनिक बल है वो पूरी तरह तैनात है। कहीं कहीं जो है फ्लैग मार्च सेना अर्धसैनिक बलों के द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया गया है। दूसरी तरफ जो है जो झारखंड सरकार यानी जो सरकार है और चुनाव आयोग जो है पूरी तरह जो है स्वच्छ मतदान कराने के पक्ष में है या शांतिपूर्ण मतदान के है। क्योंकि झारखंड जो है वो उग्रवाद प्रभावी क्षेत्र, बहुत सारी जो विधानसभा का जो क्षेत्र है वो उग्रवाद प्रभावी क्षेत्र होता है। तो इन सबों में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि बिल्कुल अजय, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, और अब देखना है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए और फिर जो सस्पेंस के बादल है वो छिड़ जाएंगे। बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने की। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां अब विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन का प्रचार का जो शोर है वह थम गया। बीजेपी गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। तो यह बड़ी खबर महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां वहां पर अब चुनावी प्रचार प्रसार का शोर वहां भी थम चुका है और 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को वोटों की गिनती होगी और नतीजे आएंगे। कुल 288 सीटों पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान सोमवार को समाप्त हो गया। राज्य की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की 38 सीटों पर भी सोमवार शाम को प्रचार समाप्त हो गया। इन सीटों पर भी 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की 18 सीटें तथा दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटें शामिल हैं। इस चरण में 8 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 3 अनुसूचित जाति के लिए और 27 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी सोमवार शाम को प्रचार समाप्त हो गया और इन सीटों पर भी 20 नवंबर को मतदान होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर्वजीत, तो महाराष्ट्र के लिए भी परीक्षा की वह घड़ी आ चुकी है। 20 नवंबर को वोटिंग, 23 को नतीजे। ऐसे में कैसा रहा पूरा चुनावी प्रचार प्रसार का अभियान? दोनों एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के तरफ से कैसी है उनकी तैयारी? क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट, बताइए। विस्तृत महाराष्ट्र में 288 सीट को लेकर 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि पूरी तरह से इसमें जो है चुनाव प्रचार कल से जो है थम गया, जिसके बाद कल इसका कल चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां भी की चुकी हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से। पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है, बड़े पैमाने पर जो पुलिस कर्मी हैं वो अब सड़कों पर तैनात रहेंगे। हालांकि जो प्रचार प्रसार का जो समय थम चुका है, लेकिन
इसके पहले काफी जो है जिसको प्रचार को देखते हुए कहा जाए तो 228 सीटों को लेकर बीजेपी अकेले 148 सीटों पर मैदान में उतरी थी। काफी सभाएं की गई हैं, जिसमें सभाओं को लेकर जनता के बीच में कई वादे किए गए हैं। अब जनता देखना है कि जो वादे और प्रत्याशी की तरफ से जो किए गए हैं, उम्मीदवार की तरफ से किए गए हैं, उसका नतीजा 20 तारीख को वोटिंग किया जाएगा, जिसका रिजल्ट 23 को आएगा। तो देखना है कि महाराष्ट्र में जिसे वो है जो जीत मिलती है। पूरी तरह से सभी पार्टियां उम्मीद लगाए रखी हैं कि जनता के जो वादे हैं उन पर जनता कहीं ना कहीं लोभ पाएंगे और उन्हें जो है बड़े संख्या में जो वोट किया जाएगा। हालांकि इसकी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। कल इस पर वोटिंग है और महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ साथ मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं। जी जो सर्वजीत, इस बार जिस तरह से अब एक ही फेज में, चूंकि महाराष्ट्र में इस बार वोटिंग है, झारखंड में 2 फेज में हो रही है, 288 सीटों को लेकर लोगों का मिजाज, लोगों का मूड और जिस तरह से राजनीतिक समीकरण एक दूसरे के साथ बिठाने की कोशिश की जा रही है, कितना टफ होने वाला है यह चुनाव दोनों गठबंधन के लिए? जिस तरह से चुनाव को लेकर दोनों जो महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से दोनों पक्षों की तरफ से जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे किए गए हैं। हालांकि इसमें कई ऐसे वादे हैं जिसको पूरे भी करने की गारंटी दी गई है, लेकिन इस नए नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच दोनों पक्ष उतरे थे। हालांकि कई रैलियां की गई हैं, पीएम की तरफ से भी कई रैली की गई हैं और महाविकास राहुल गांधी की तरफ से भी कई रैली की गई हैं। तो सभी की तरफ से जो रैलियां हैं पूरी तरह से जोर लगाया गया है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। जिस तरह लोकसभा चुनाव में जो है महायुति को असर पड़ा था, उसको देखते हुए काफी तैयारियां और मेहनत की गई थी जो इसमें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। अब कल इसकी जो है कल वोटिंग की जाएगी, तो इसमें देखना होगा कि जनता किसे वोट अपना अदा करती है। ठीक है, बने रहिएगा सर्वजीत हमारे साथ, हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पत्थर से हमला हुआ है। अनिल देशमुख को सर पर चोट लगी है, अस्पताल में वो भर्ती हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति सियासत से जुड़ी हुई, जहां महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर ही हमला हुआ है। उनके सर पर पत्थर से हमला किया गया है, उन्हें सिर पर चोट लगी है। चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिल देशमुख पर हमले को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में गुंडों का राज चल रहा है। हमारे साथ सर्वजीत, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सर्वजीत, ये राजनीति के साइड इफेक्ट्स हैं, जिस तरह से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है, अब किसी के ऊपर फिजिकल असॉल्ट और हमला करने की चीज सामने आई है। कितना गंभीर यह मामला है, क्या कुछ यह पूरा वाक्य है? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो हमला किया गया है, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। काटोल विधानसभा क्षेत्र में जब ये प्रचार कर रहे थे तभी उन पर गाड़ी पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। तो अज्ञात लोगों ने गाड़ी पे पथराव किया। पथराव के कारण उनके जो कांच जो है डैमेज हुआ, जिसको उन पे सर पे चोट लगी है। हालांकि वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से उनका इलाज काफी ब्लडिंग हो रहा था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जो पथराव करने के जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि अब तक वजह सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि पथराव करने वाले जो युवक हैं, जो लोग हैं, उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन वहीं इस पथराव को लेकर राजनीतिक जो है बयानबाजी भी तेज हो चुकी है कि पूर्व गृह मंत्री पे ये ऐसा हमला हो सकता है, तो फिर जनता कैसे सेफ होगी। तो पूरे मामले को लेकर बयानबाजी भी शुरू है महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर्वजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।